इज्जत की अर्थी निकलना किसे कहते हैं, यह कोई मुझसे पूछे। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरी बारात आ चुकी थी, मैं बहुत खुश थी। शादी का दिन लड़कियों के लिए हमेशा ही नए नए ख्वाब सजाए लेकर आता है, जिनको पूरा वो अपनी नई ज़िंदगी में करती है। मैं भी ऐसी ही खूबसूरत ख्वाब सजाए अपने दोस्तों के साथ स्टेज तक आई थी, जहाँ मेरी वरमाला होनी थी। मैं स्टेज पर अपने होने वाले पति के बराबर में ही बैठ गई थी। कुछ देर में वरमाला की रस्म शुरू होने वाली थी कि तभी एक ऐसा हंगामा मचा कि मेरी ज़िंदगी बदल कर रह गई। वरमाला के मौके पर सब लोग ही स्टेज के इर्द गिर्द ही जमघट लगाए हुए थे। वरमाला की रस्म को देखने का सबको ही शौक होता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त भी था। सब लोग ही स्टेज के इर्द गिर्द ही खड़े थे जब वो आदमी सबको हटाता हुआ स्टेज पर आया था। इससे पहले कि वरमाला की रस्म शुरू होती, वह आदमी कहने लगा, यह शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर मेरे साथ साथ सभी हैरान हो गए। मैंने उस आदमी को घूर कर देखा था। मेरे पापा और मेरा भाई उसे देखकर कहने लगे, ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम और यहाँ किस मकसद से आए हो। वो कहने लगा, अंजलि मुझे अच्छी तरह जानती है, आप अंजलि से पूछें कि मैं कौन हूँ। यह सुनकर सबकी नज़रें मुझ पर जमी थी, यहाँ तक कि मेरे बराबर बैठा मेरे होने वाला पति भी मुझे देख रहा था। मेरे पापा गुस्से से मुझे देखने लगे, कहने लगे, अंजलि कौन है ये। मैंने कहा, मेरा क्लास फेलो है। यह बात सुनकर वो कहने लगा कि ये झूठ बोल रही है, मैं सिर्फ इसका क्लास फेलो नहीं बल्कि मैं इसका पति भी हूँ, ये मेरी पत्नी है। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। एक शोर था जो मच गया था। सभी हैरान और परेशान एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। मेरे पापा मेरे पास आ गए, कहने लगे, ये क्या कह रहा है। मैंने कहा, पापा ये झूठ बोल रही है, मेरी इससे कोई शादी नहीं हुई। वह कहने लगा, अंजलि क्यों झूठ बोल रही हो, क्यों नहीं बता देती सबको सच कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हम दोनों ने शादी भी कर ली है आपसी रजामंदी से। मैं तो उस आदमी को देखकर हैरान थी, कितने फटी से झूठ बोल रहा था। मैंने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम, क्यों मेरी इज्जत की अर्थी निकालने पर तुले हुए हो, तुम जानते हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह कहने लगा, मैं आ गया हूँ ना अंजलि, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने प्यार किया था, कोई पाप नहीं किया था और मैं सारे सबूत भी अपने साथ लेकर आया हूँ। शादी पर शादी नहीं हो सकती। तुम कैसे अपने माँ बाप के डर की वजह से यह पाप कर सकती हो। यह कहकर उसने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाल कर सामने टेबल पर रखे थे और उन कागजात को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो तो मैरिज पेपर थे जिस पर मेरे साई मौजूद थे। वो पेपर मेरे पापा ने उठा लिए और जल्दी जल्दी देखने लगे। सामने बैठे पंडित जी भी उन पेपरों को देखने लगे और कहने लगे, आप कैसे अपनी बेटी की शादी पर शादी कर सकते हैं। यह लड़की तो पहले से शादीशुदा है। यह सुनना था कि मेरा होने वाला पति मेरे पास से उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा, आपने हमें बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था। जब आपकी बेटी खुफिया शादी इस लड़के से करा कर अपना मुंह काला कर चुकी थी तो दोबारा यहाँ पर मेरे साथ शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई। मेरे पापा तो यूँ थे कि काटो तो खून नहीं, कहर भरी आंखों से मुझे देख रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, नहीं पापा, मैंने इसे शादी नहीं की, यह झूठा है और यह पेपर भी झूठे हैं। वह कहने लगा, पहले इसकी सहेलियों से पूछो, क्या यह मुझे नहीं जानती। क्लास फेलो तो थे ही, लेकिन हमारी मोहब्बत की दास्तां पूरे कॉलेज में मशहूर है। हर वक्त हम साथ साथ रहते थे। इन लड़कियों से भी पूछ ले आप। उसने मेरी कॉलेज के दोस्तों की तरफ इशारा किया जो कि वहीं पर मौजूद थी। उनसे पूछने लगा, कहने लगा, क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मेरी सहेलियाँ खामोशी से नज़रें झुका गई। कहने लगा, क्या मैं और अंजलि कॉलेज में साथ नहीं होते थे। हम एक दूसरे से बातचीत भी करते थे, हंसी मजाक भी होता था। वो जितनी ही बातें कह रहा था सच था, लेकिन यह भी सच था कि शादी नहीं हुई थी। वो कैसे यह मैरिज पेपर मुझे दिखा रहा था जिन पर मेरे ही साइन मौजूद थे। मैंने वह साइन नहीं किए थे। मेरे सारे डॉक्यूमेंट के नंबर भी उसमें दिए हुए थे, उनकी फ़ोटोकॉपी भी लगी हुई थी, सब कुछ था। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है मैंने उससे कोई कोर्ट मैरिज यह मंदिर में शादी नहीं की थी। फिर ये कैसे मुमकिन था। मेरे पापा मेरे होने वाले पति और मेरे होने वाले सास ससुर के सामने हाथ जोड़ने लगे, रोने लगे, कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरी इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ा सकती है। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा, पापा मैं सच कह रही हूँ, यह आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने उससे कोई भी शादी नहीं की। लेकिन मेरी सुनता कौन। मैरिज पेपर उसके पास मौजूद थे और उन पर मेरे साइन भी मौजूद थे।
पूरी कानूनी कार्रवाई के साथ, पर मैं जानती थी मैंने कोई कोर्ट मैरिज नहीं की थी। मेरे पापा ने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुमने ऐसा ही कुछ कर लिया था तो मुझे बता देती, मुझे यह सबके सामने रुस्वा ना करती। तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला। काश कि मुझे पता होता कि तुम मुझे यह जिल्लत का तमाचा मारोगी तो मैं पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देता। मेरे पापा ने मुझे बाजू से उस आदमी की तरफ धकेलते हुए कहा था, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उस आदमी ने पल भर में ही मेरी सारी खुशियाँ गम में बदल दी थी। इससे पहले कि मैं नीचे ज़मीन पर गिरती उसने मुझे संभाल लिया। मैंने उसे पीछे धकेला था। मैंने कहा, हाथ मत लगाओ मुझे, इतना घटिया और झूठा इल्ज़ाम लगाकर क्यों बदनाम कर रहे हो? वह कहने लगा, अब सबको पता चल गया अंजलि, जो होना था वह हो चुका है, बस भी कर दो, चलो मेरे साथ। इससे पहले कि वह मेरा हाथ थामता मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा भगवान जानता है मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं अपनी माँ के पास आ गई जो रोए जा रही थी। मैंने कहा, मुझे आपकी कसम है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिसके साथ अपना मुंह काला किया है अब ज़िंदगी उसी के साथ गुजारो। समझो कि हम मर गए तुम्हारे लिए और हम यहाँ समझेंगे कि तुम हमारे लिए मर गई। आइंदा हमारे घर में कभी कदम मत रखना। तुमने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी माँ ने मेरा बाजू पकड़ा और उस आदमी के हाथ में दे दिया। कहने लगी, ले जाओ इसे यहाँ से, अब दोबारा कभी पलटकर यहाँ मत आना। वह मेरा हाथ पकड़े सबके सामने मुझे घसीटते हुए हॉल से बाहर लेकर आया था, जहाँ मैंने इज्जत से विदा होकर मनोज के साथ जाना था। मैं वहाँ से जलील होकर निकली थी। मैं लगातार उसे अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और मुझे वहाँ बैठाया। दरवाजे के बड़े जोर से बंद किया और जल्दी से दूसरा दरवाज़ा खोलकर खुद बैठ गया। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा खोलती उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। कहने लगा, क्यों तमाशा बना रही हो? जो होना था वह हो चुका है। तुम्हारे घर वाले अब तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएंगे। मैंने कहा, मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्यों झूठ बोला तुमने? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कब की थी मैंने तुमसे शादी? वह कहने लगा, घर चलो, सब कुछ याद आ जाएगा। तुमने मुझसे शादी भी की थी, साइन भी किए थे और इस शादी के कई गवाह भी मौजूद हैं। इस वक्त मैं तुम्हारा हूँ। यह कहकर वह गाड़ी चलाने लगा। मैं अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी। मेरा उससे ऐसा कोई संबंध था ही नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि उसने एक बार मुझे प्रपोज़ किया था और इस बात को भी 1 साल बीत गया था। उसने मुझे एक बार कहा था कि वह मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। तब मनोज का रिश्ता मेरे लिए आया था। मैंने दक्त से कहा था कि मैंने कभी भी तुम इस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरा रिश्ता तय हो चुका है। यह सुनकर उस वक्त वह बहुत उदास हुआ था। कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। मुझ में ऐसी कोई भी कमी नहीं है। मेरे पास पैसा है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, जो चीज़ चाहे खरीद सकता हूँ। तुम्हें दुनिया जमाने की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। मैंने कहा, बात पैसे की नहीं है और यदि मेरा दिल नहीं मानता। असल बात यह थी कि वो कुछ अय्याश टाइप का था, सिगरेट पीता था, शराब भी पीता था। इसके अलावा उसके कई गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी। मुझे ये सब पसंद भी नहीं था। वह हमारा फेलो था, हमारे साथ बातचीत करता था तो मैं भी उससे बात कर लिया करती थी। अक्सर ऐसा होता कि कैंटीन में मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी होती तो वो भी आ जाता, मुझसे नोट्स मांगने लगता तो मैं उसे दे देती थी, बातचीत भी कर लेती थी। मैं नहीं जानती थी कि ज़बरदस्ती उसका मेरे आगे पीछे घूमना मुझे कॉलेज में सबकी नज़र में बुरा बना चुका है। बाकी का रास्ता मेरा रोक कर गुजरा था। बड़े से बंगले के सामने उसने गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू किया। कुछ ही देर में चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने गाड़ी अंदर पार्किंग एरिया में पार्क की, खुद गाड़ी से नीचे उतरा। मैं अभी भी बेजान बैठी थी। मेरा डोर खोलकर कहने लगा, बाहर उतरो। मैंने उसे शिकवा भरी नज़रों से देखा था, अपने आंसू पोंछे और बाहर निकल आई। मुझे दुल्हन के रूप में देखकर उसका चौकीदार हैरत से मुझे तो कभी राज को देख रहा था। वो मेरा हाथ थामे बंगले के अंदरूनी तरफ ले जाकर लॉन्च का दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुआ। घर में नौकरों के अलावा और कोई भी नहीं था। उसकी माँ जिंदा नहीं थी और उसके पापा दूसरे देश में रहते थे। उन्होंने वहीं शादी कर रखी थी। वह घर में अपने नौकरों के साथ ही रहता था। वह मुझे अपने कमरे में ले गया, जिसका दरवाज़ा खुलते ही मेरे होश उड़े थे। उसके कमरे की दीवारों पर बड़ी बड़ी मेरी तस्वीरें लगी हुई थी। जाने उसने कब खींची थी।
कहीं मैं हंस रही थी, कहीं मुस्कुरा रही थी, कहीं अपने बालों की लट को अपनी उंगली में घुसा रही थी। ऐसा मैं अक्सर कर जाती थी। मेरी एक एक अदा को उसने तस्वीरों में कैद करके अपने कमरे में दीवारों पर सजाया हुआ था। कहने लगा, देख रही हो मेरी दीवानगी, इतना चाहता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारी तस्वीर मैंने कमरे के हर तरफ लगा रखी है ताकि तुम मेरी नज़रों के सामने रहो। यह कहकर वह मेरा हाथ थामे अपने बेड पर ले आया। मैं किसी कटी पतंग की तरह बेजान सी उसके साथ जा रही थी। मुझे बेड पर बैठने के बाद कहने लगा, कैसे मुमकिन था कि मैं तुम्हें किसी और की होने देता। मैंने आज तक जिस चीज़ को चाहा है उसे पाकर ही दम लिया है। अगर वह चीज़ मुझे आराम से ना मिले तो मैं उसे छीन लेता हूँ, लेकिन यह बात तो पक्की है कि राज मल्होत्रा जिसे चाहता है उसे पा लेता है। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया था। मैंने कहा, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ और तुम्हारे चाहने से मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। यह कहकर मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का कोई भी रिश्ता नहीं बना सकती। तुमने यह झूठे शादी के पेपर तैयार किए हैं और मेरे घर वालों को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती और ना ही मैं तुम्हारी अय्याशी का सामान बनूंगी। तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुमको ख़त्म कर दूंगी या खुद ख़त्म हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, काम डाउन अंजलि, क्यों बोल रही हो, हमारी शादी हुई थी। चलो मैं तुम्हें याद कराता हूँ। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मेरे सामने वीडियो चला दी। जैसे जैसे वह वीडियो चल रही थी मेरी रंगत फीकी पड़ती जा रही थी, जिसमें मैं दुल्हन का जोड़ा पहने राज के साथ 7 फेरे ले रही थी और मैरिज पेपर पर साइन भी कर रही थी। यह देखकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। जो कुछ भी वह मुझे दिखा रहा था वो तो हमारे कॉलेज में होने वाला एक नाटक था, एक ड्रामा था और जिसकी मैं और राज मेन कैरेक्टर थे। उस नाटक के अनुसार हमारी शादी होनी थी और हमें मैरिज पेपर पर साइन भी करने थे। मैंने कहा, यह तो एक नाटक था। कहने लगा, तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो यह एक शादी थी। कहने लगा, देखो तो सही कैसा हसीन इत्तेफाक था कि इस ड्रामे में तुम्हारा नाम अंजलि ही था और तुमने साइन भी अंजलि के नाम से किए थे। मैंने उन्हीं पेपर्स में असली मैरिज के पेपर भी रख दिए थे और वहाँ पर जिस पंडित ने शादी के मंत्र बोले थे वो भी असली थे, जिसे मैं ही अरेंज करके लाया था। शादी असली हुई थी। तुम्हारे लिए यह नाटक था और मेरे लिए यह एक पवित्र शादी का बंधन था। तुमने मुझे स्वीकार किया था, साइन भी किए थे। मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भरा था, तुम्हारे साथ 7 फेरे भी लिए थे और तुम मेरी पत्नी बन गई थी। मैं ये सारी बातें सुन रही थी। मेरे दिमाग में जैसे किसी सीन की तरह से चलने लगा था। मैं उस समय ड्रामा करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन राज ने मुझे मजबूर किया। कहने लगा, देखो तुमने मेरा प्रपोज़ल भी ठुकरा दिया है, मुझे बहुत बड़ा दुख दिया है। मैं चाहता हूँ हमारी दोस्ती वैसी ही कायम रहे जैसी की थी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, ना करो, लेकिन मेरे साथ इस ड्रामा में हिस्सा तो ले सकती हो ना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन चीज़ों में। मुझे स्पीच देने का शौक़ था और मैं उसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। कहने लगा, मेरे लिए कर लो। देखो मैंने पहले कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। तुमने मेरा प्रपोज़ल भी ठुकरा दिया, मैंने उस पर भी कुछ नहीं कहा। मेरे लिए क्या इतना भी नहीं कर सकती? वो मेरी विनती पर उतर आया था, इसलिए मैंने कहा, चलो ठीक है, लिखवा दो मेरा नाम ड्रामे का पूरा। स्क्रिप्ट उसी ने लिखा था। हमने प्रोफेसर्स को भी ऐतराज़ ना था। मैं नहीं जानती थी उसका इरादा क्या था, लेकिन उसने ड्रामे में भी मेरा नाम अंजलि ही रखा था। यहाँ तक कि मेरे बाप का नाम भी उसने वही रखा जो कि असल नाम था। कहने लगा, यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अपनी सीवीवी बनवाना चाहता हूँ, लाओ तुम्हारी भी बनवा देता हूँ। मैंने कहा, मैं खुद बना लूँगी। कहा, मैं बना दूँगा, कोई बात नहीं, बस तुम मुझे कुछ ज़रूरी कागजात दे दो। उन पेपर में मेरे ज़रूरी पेपर भी थे जो उसने मांगे थे। मेरे दिमाग में बिल्कुल ही नहीं था कि वो ऐसी हरकत भी कर सकता है। मैंने उसे वह सारे पेपर दे दिए थे। शायद उसने उन्हीं को यूज़ किया था। तक मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने उस स्टेज पर ड्रामा करते हुए अपना पति स्वीकार किया था। उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, मेरे साथ 7 फेरे लिए थे और मैंने मैरिज पेपर पर साइन भी किए थे। ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया था। इसमें मेरी रजामंदी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मुझे अपने चेहरे पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वह मेरे आंसू पोंछने लगा। मैं फ़ौरन से पीछे देखी। मैंने कहा, मैं इस शादी को नहीं मानती, मैंने इसे दिल से स्वीकार नहीं किया था, वो सब ड्रामा था, मैं सच्चाई को नहीं जानती थी। कहने लगा, छोड़ो भी इन बातों को, शादी तो अब हो चुकी है, साइन भी तुमने कर दिए हैं, अपने नाम के ही किए थे साइन, और देखो शादी इसी तरह होती है। असल शादी में कोई दूसरी रीति रिवाज नहीं होते
और मुझे बोर मत करो। यह कहकर वह मेरे करीब आने लगा, लेकिन मैंने उसे पीछे कर दिया। मैंने कहा, खबरदार, तुम लोगों से झूठ बोल सकते हो। मैं जानती हूँ कि अगर लड़की की रजामंदी शामिल ना हो तो शादी का कोई मतलब नहीं होता। मेरे साथ तुमने बहुत ही घटिया चाल चली थी। मुझे किसी बात की जानकारी नहीं थी। मैं शादी को नहीं मानती। कहने लगा, दुनिया मानती है यह शादी सही थी। यह कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में लिया। कहने लगा, बाकी का यकीन मैं तुम्हें आज की रात दिला दूंगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। बहुत तड़पा हूँ तुम्हारी संगत के लिए। बड़ी मुश्किल से तुम्हें हासिल किया है। ज़बरदस्ती का एक रिश्ता था जो उसके नज़दीक जायज़ था, लेकिन मेरे नज़दीक बिल्कुल नाजायज़ था। लेकिन मेरे लाख रोने गिड़गिड़ाने पर भी उसने अपनी ख्वाहिश पूरी की थी। मेरी चूड़ियाँ भी मेरी हालात की तरह पूरे बेड पर टूटकर बिखरी पड़ी थी। वह सो चुका था और मैं यूं ही थी। मुझे अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। मेरा जी चाहा मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। शायद लॉक था। मैं भागना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं कमरे में इधर उधर निगाह दौड़ाई कि कहीं मुझे कोई खिड़की नज़र आ जाए तो मैं वहीं से कूद जाऊं। बेशक मैं मर जाती, लेकिन मैं इस आदमी के साथ एक कमरे में रहना ही नहीं चाहती थी। खिड़की मौजूद थी, लेकिन उसके ऊपर लोहे का रिंग लगा हुआ था। मैं चाहकर भी वहां से बाहर निकल नहीं सकती थी। हर कोशिश करने के बाद मैं बेबस होकर सोफे पर बैठ गई और किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपनी शादी के भारी जोड़े से भी नफरत महसूस हो रही थी। मैंने उसकी अलमारी खोली तो मैं हैरान रह गई थी। उसके कमरे में उसके कपड़ों के साथ साथ बहुत से लेडीज़ के कपड़े भी थे जो हैंगर में लगे हुए थे। मैंने एक सादा सा ड्रेस निकाला। वह बिल्कुल ऐसा था कि जैसे मेरे ही नाप का सिला हो। पता नहीं वह कब से मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था। मैं कपड़े बदलने वॉशरूम में चली गई। अपने आप को रगड़ रगड़ कर धोने लगी ताकि उसका स्पर्श मैं अपने शरीर से ख़त्म कर दूं, मिटा दूं। मेरे आंसू लगातार बह रहे थे। पाप का एहसास इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। जब मैं कमरे में वापस आई तो थकान से बेहाल हो चुकी थी। रात भर की जगी हुई थी, इसलिए सोफे पर जाकर लेट गई। मेरी आंखों में गहरी नींद उतरने लगी। शायद शादी की भाग दौड़ और 24 घंटे जागने की वजह से मैं बहुत जल्दी गहरी नींद में आ जा चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरा कमरा खाली था। मैं उठकर बैठ गई। कमरे का दरवाज़ा दोबारा से खोलने लगी, लेकिन वह अभी भी लॉक था। उस आदमी ने मुझे कैदी बनाकर रखा हुआ था। मैंने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन मेरी आवाज़ जैसे कोई सुनने वाला नहीं था। मुझे गुस्सा आने लगा। ड्रेसिंग टेबल पर पड़े परफ्यूम मैंने दीवार पर मारने शुरू कर दिए। पूरे कमरे के डेकोरेशन को तोड़कर रख दिया। ज़मीन के कालीन पर कांच बिखरे पड़े थे और मैं रो रही थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरा पति मेरी बिखरी हालात देखकर मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, ऐसी हरकतें करने से तुम क्या समझती हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें तुम्हारे घर वाले अपना लेंगे। जो हो चुका है उसे स्वीकार कर लो। तुम्हारे लिए यही भलाई है। यह कहने के बाद उसने नौकर से कहा कि कमरे की सफाई करो। नौकर कमरे में कांच उठाने लगा। मैं गुमसुम बैठी रही थी। 2 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। पानी का घूंट भी मेरे गले के नीचे नहीं उतरा था, इसलिए मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी। मैं इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी, चक्कर खाकर वहीं सोफे पर ढेर हो गई थी। जब मुझे होश आया तो एक नर्स मुझे ड्रिप लगा रही थी। वो मुझे ड्रिप लगाकर चली गई थी। मैं चाहती थी कि मैं मर जाऊं, इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। मैं क्यों इस आदमी की ख्वाहिश के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीऊं? मैंने कहा, मुझे बदनाम करके, मेरे माँ बाप को तकलीफ़ देकर, उनके सामने मुझे झूठा साबित करके अपनाया था। मुझे बदनाम करके रख दिया था सिर्फ अपनी ख्वाहिश की खातिर। लेकिन इंसान कब तक भूखा रह सकता है? मैंने उस आदमी से बातचीत बंद कर दी थी, बल्कि बोलना ही छोड़ दिया था। 1 महीना गुजर गया था। मैं उसी कमरे में कैद थी। एक बार वह कमरे में आया। कहने लगा, अगर तुम अपनी ज़िद छोड़ दो तो मैं तुम पर से सारी पाबंदियाँ हटा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर भागोगी नहीं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत और छोटा शब्द है। शायद तुमसे मुझे इश्क हो गया है। अगर तुम भी मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत का जवाब तुम भी मोहब्बत से दो। तुम मुझसे लड़ती हो, मुझे अपने करीब नहीं आने देती। मैं ज़बरदस्ती कर कर के थक चुका हूँ। एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ एक जज्बा था और वह था नफ़रत का। जब मैंने कुछ भी नहीं कहा तो वह कहने लगा, चलो ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैंने सच में तुमसे मोहब्बत की थी। वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं था।
वो मेरी विनती करता रहा, हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगता रहा, लेकिन ना तो मैंने उसकी तरफ देखा, ना ही कोई शब्द अपने मुंह से कहा था। एक चुप थी जो मैंने साध ली थी और मेरी वह चुप उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह मेरे पास आता था तो मैं नज़र भी नहीं उठाती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत हो गई थी। वह अब मुझसे कहने लगा था कि मैं उससे मोहब्बत करूं, उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दूं, उसकी तरफ देखूं, उससे बातें किया करूं, लेकिन मैं चुप थी, उसे कुछ भी नहीं कहती थी। वक्त गुजरने लगा था। मुझे यहाँ रहते हुए 4 महीने का समय गुजर गया था। कई बार वह मेरी विनती कर कर के थक चुका था। कहता, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नज़रों में यह शादी नहीं है तो मैं दोबारा तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझे दिल से स्वीकार कर लो, लेकिन चुप मत रहा करो। ऐसा करो, मुझसे लड़ लो, मुझे बुरा भला कह लो, लेकिन यह चुप अपने होठों से हटा दो। तुम्हारी चुप्पी मुझे बेचैन करने लगी है। लेकिन मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी। मैं यह जाहिर करती जैसे कि वह कमरे में है ही नहीं, उसे देखती तक नहीं थी। अब तो वह कमरे का दरवाज़ा लॉक भी नहीं करता था। कई बार दरवाज़ा यूं ही खुला छोड़ जाता, लेकिन अब मुझे बाहर जाने से डर महसूस होने लगा था। मैं दुनिया का सामना करना ही नहीं चाहती थी। अब रात को जब वह कमरे में आता तो मैं चुपचाप बैठी उसे देखती रहती, फिर अपनी बेड की साइड वाली लाइट जलाती कि उसकी जो मर्जी हो मेरे साथ कर ले। अब मैं उसे मना नहीं करूँगी। मेरी इस हरकत पर वह मुझसे अब नजरें चुरा जाता था। मुझसे पूछता कि तुमने कुछ ठीक से खाया या नहीं, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। लेकिन मेरी चुप्पी वैसी की वैसी ही थी। वह बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लगा था। रात भर सिगरेट पीता रहता था। कभी शराब पीने लगता। जब उसे गुस्सा आता तो मुझ पर चिल्लाने लगता, कहने लगता मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मुझसे मोहब्बत करो। कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उसका मेरे शरीर पर बस था, लेकिन मुझ पर नहीं, ना ही मेरे दिल पर। ज़बरदस्ती मेरे शरीर को वह इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मुझसे मोहब्बत करवा नहीं सकता था। उसे क्या लगता कि मैं रोती रहूंगी, उसे बुरा भला कहूंगी और उसके बाद उसकी बेतहाशा मोहब्बत देखकर मैं पिघल जाऊंगी, उसे अपना लूंगी, उसके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, और पत्थर की तो मैं भी नहीं थी। उसने मेरे माँ बाप को बदनाम करके रख दिया था, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी, सबके सामने मुझ पर बदनामी का दाग लगाया, ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले आया था। एक झूठ के रिश्ते की बुनियाद पर वह मुझ पर अपना हक जमाता था, मेरे साथ रिश्ता भी बनाता था। कैसे मैं उसे माफ़ कर सकती थी। एक बार वह मेरे करीब आने लगा तो कहने लगा, क्या चाहती हो तुम, मुझे बताओ। जो तुम चाहती हो मैं वैसा हो जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ पत्थर बनकर मत रहा करो। मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो लगता है जैसे किसी बेजान पत्थर के पास आता हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मुझे तुम्हारी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे तुम्हारी चुप्पी ने मुझे अंदर ही अंदर मार दिया है। पहली बार मैंने उसकी आंखों में झिलमिलाते हुए आंसू देखे थे। मेरा जी चाहा कि उसकी इस हालात पर हंसू, कह लगाऊं। वह हर चीज़ को हासिल कर सकता है, लेकिन मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सका था और ना ही मेरी मोहब्बत को हासिल कर सका था। अब वह पूरी पूरी रात बेचैनी से जागता रहता था और उसे यूं बेचैन और परेशान देखकर मैं सुकून से रहती थी। मुझे बड़ी सुकून की नींद आती थी, लेकिन वह अब डिप्रेशन की गोलियां खाने लगा था। उसे मेरी मोहब्बत चाहिए थी। जब उसको नहीं मिली तो अब वह बीमार रहने लगा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे थे। बेतहाशा सिगरेट पीने लगा था। एक बार मुझसे कहने लगा, मैं तंग आ गया हूँ इस ज़िंदगी से, मुझे बताओ क्या चाहती हो तुम। या तो मेरे साथ मोहब्बत वाला रवैया रखो या फिर मुझसे तलाक ले लो। मैं तुम्हें तलाक भी दे देता हूँ, वापस लौट जाओ। मैं तुम्हारे घर वालों के सामने अपनी गलती भी मानने को तैयार हूँ। जिस दर से मैं गुजर रहा हूँ मुझे उससे छुटकारा चाहिए। मैंने कहा, तुम मेरी इज्जत मुझे वापस कर सकते हो। इन 4-5 महीनों के बाद मैंने उसे बस एक ही सवाल पूछा था, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। मैंने कहा, इज्जत एक बार चली जाए ना तो वापस नहीं आती। तुम्हें लगा तुम मुझे ज़बरदस्ती हासिल करोगे, मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करोगे और मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर लोगे। मैं तुम पर जान निछावर करने लगूंगी। अगर मुझसे तुम्हें मोहब्बत होती तो तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखते, मुझे यूं बेइज्जत करके ज़बरदस्ती अपनाने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें लगा शायद तुम ऐसा ज़बरदस्ती करोगे तो मैं इस तरह धीरे धीरे तुम्हें और तुम्हारी दौलत और तुम्हें स्वीकार कर लूँगी। तुम्हें शायद औरत की नफ़रत का अंदाज़ा ही नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ एक जज्बात है और वह नफ़रत का। उसका रोना गिड़गिड़ाना मुझ पर बेअसर था। कहने लगा, मुझे समझ आ गया है, औरत को उसकी मर्जी के बिना हासिल करना आसान नहीं है। मैंने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मेरी तकलीफ़ थोड़ी सी कम हो जाए
तो मेरे साथ दोबारा शादी कर लो, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे साथ पाप नहीं कर सकती थी। भले ही उसकी नज़र में वह शादी थी, लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानती थी। जब भी वह मेरे करीब आता तो मुझे ऐसा लगता है कि एक गैर मर्द मेरे करीब आता है। उसने मेरे कहने पर खुशी खुशी मुझसे दोबारा शादी भी कर ली थी, इस उम्मीद पर कि शायद मेरे दिल में उसकी मोहब्बत पनपने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब तो उसने मेरे करीब ही आना छोड़ दिया था, दूसरे कमरे में सोने लगा था। मैंने देखा अब वह ऑफिस भी नहीं जाता था। शराब और सिगरेट की उसे बुरी लत लग चुकी थी। वह अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा था। मेरी नफ़रत उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। एक दिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी। मम्मी ने ही आगे बढ़कर मुझे बाहों में समेटा था। कहने लगी, मेरी बच्ची, हमें माफ़ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैंने देखा पीछे राज भी खड़ा था, जो शर्मिंदा शर्मिंदा सा नज़रें झुकाए हुए था। मम्मी पापा अंदर आ गए और बताने लगे कि राज हमारे पास आया था और उसने हमें सारी हकीकत बता दी है कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। उसने तुम्हारे साथ धोखे से शादी की थी। गलती हमारी थी, जो हम ही अपने खून पर भरोसा नहीं कर पाए। मेरे माँ बाप मुझसे माफ़ी मांग ले रहे थे। मेरे माँ बाप की नज़रों में मेरी इज्जत बहाल हो चुकी थी। पहली बार राज ने कुछ ऐसा काम किया था कि उसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी पनपने लगा था। मम्मी पापा मुझे घर आने कहकर वापस ले गए थे। अगले दिन मैं और राज अपने मायके भी गई थी। मम्मी पापा ने मुझे हाथों हाथ लिया था। यह सब देखकर मेरे दिल में सुकून उतर आया था। मेरे चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर राज भी बहुत खुश था। एक दिन मेरे बचपन की सहेली मुझसे मिलने आई थी। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मेरे और राज के रिश्ते के बारे में पूछा था। उसे भी पता था कि मेरी शादी किन हालातों में हुई थी। मैंने उसे सारी बात बता दी थी, कुछ भी नहीं छुपाया था। रीमा मुझे समझाने लगी, देख आरती, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यह भी सच है कि अब राज ही तेरा पति है और फिर उसने तेरे कहने के अनुसार तुमसे दोबारा शादी भी कर ली है। मुझे लगता है अब तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए और वह इस बात का हकदार भी है, क्योंकि उसने अपनी गलती मानकर तेरे माँ बाप को सच्चाई बताई है और तेरी इज्जत तुझे वापस दिलाई है। इन 6 महीने में जितनी तकलीफ़ राज सह चुका है बहुत कम नहीं है उसके लिए। अगर वह ऐसे ही खुद को सज़ा देता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि वह अपनी ज़िंदगी बहुत जल्द ख़त्म कर लेगा। रीमा की बात सुनकर मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि राज मेरे रवैये की वजह से धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहा था। और उस दिन पहली बार मैंने राज के लिए ख़ुद को सजाया था, उसके पसंद का खाना भी बनाया था। और जब वो शाम को घर लौटा तो मुझे देखकर आंखें झपकाना भूल गया था। खाने की टेबल पर पहली बार मैंने और राज ने एक साथ खाना खाया था। वो बहुत खुश था। यह सब करके पता नहीं क्यों मेरे दिल को भी सुकून मिला था। हालांकि मैं तो राज से नफरत करती थी, फिर उसे खुश देखकर मेरे दिल को सुकून क्यों हो रहा था। और जब सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने कहा, राज, पति पत्नी एक ही कमरे में सोते हैं, अलग अलग कमरों में नहीं। मेरे मुँह से यह सुनना था कि राज खुशी से उछल पड़ा था और उसने मुझे बाहों में भर लिया था। कहने लगा, अंजलि, तुम नहीं जानती तुमने मुझे माफ़ करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। देखना, मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा, तुम्हें कभी कोई गम नहीं आने दूंगा। मैं भी इतने महीनों की तकलीफ़ सह सह कर थक चुकी थी। मैंने भी सुकून से राज के कंधे पर टिका दिया था। मैं भी अब अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहती थी। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, राज को माफ़ करके उसे स्वीकार करके मैंने सही किया या गलत।